हो गया। भीलवाड़ा में पहली बार आया हूँ। ये अलग बात है कि मैंने हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी और अमेरिका के 52 शहरों में कविता पढ़ी जी। 2018 में रायपुर में इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, कुमार विश्वास के मुख्य आतिथ्य में। उस कवि सम्मेलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि मेरी थी, मैंने एक ऐसे युवा कवि को सुना जिसके तेवर से मैं अवगत हुआ, और पूरा छत्तीसगढ़ जिस कवि को प्यार करने लगा वो आपकी धरती का कवि है जिसका नाम योगेंद्र शर्मा है। और इस मंच से मैं पूरे अधिकार से कह रहा हूँ कि कुमार को भी भारी पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचा आखिर में वो भीलवाड़ा है कहाँ जहाँ मैं कभी जाऊँ। हालांकि श्याम ज्वालामुखी जो भीलवाड़ा के ही रहने वाले थे, मेरे मित्र थे, भाई योगेंद्र का मैंने ये मानकर चला कि उस दिन एक भरत से मेरी भेंट हुई और एक अनुज की तरह मैंने उसे प्यार किया। मैं कवि सम्मेलन के उद्देश्य से आया ही नहीं था, पारिवारिक दौरे पे आया था, लेकिन जब भाई ने अनुरोध किया तो मैं कहा ठीक है, एक रात तुम्हारे लिए भी और आपके बीच हूँ। और आज भाई की आज की उपलब्धि, महाराणा प्रताप जी जैसे अजय के ऊपर अजय की कविता ऐसी लगी कि लगा कि चेतक घोड़ा का एक आध भाई होता तो मैं भी लिख देता उसके ऊपर कवि। पर क्या करूं, बहुत रिसर्च किया पर चेतक का कोई भाई नहीं मिला है। जिस दिन मिले उस दिन अजय मैं भी घोड़े के ऊपर लिखूंगा। हम तो नेता, पुलिस अधिकारी इस पे लिखते रहे, पशु ने उसको आज इतने, एक पशु नहीं बोलता मैं उसको, एक ऐसा वाहन जिसने महाराणा प्रताप को, यहाँ तो लोग 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं और बिना नाम के मर जाते हैं। महाराणा प्रताप है जो घास की रोटी खाते हैं और अमर हो जाते हैं। महाराणा प्रताप पे जितना बढ़िया रिसर्च पोएट्री भाई अजय ने रखी, मैं तो ये मानता था कि जब हिंदी की बात चलती है, आगरा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इससे बड़ा हिंदी का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। और वाकई में अगर उत्तर प्रदेश का कोई कवि राजस्थान के इस महानायक पर कविता लिखे और वो भी ऐसी अजर अमर कविता, उसे मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ और भाई योगेंद्र को भी धन्यवाद देता हूँ। इससे ज़्यादा चमचागिरी मैं अजय की नहीं कर सकता। ये मेरा छोटा भाई है योगेंद्र, ऐसा ही छोटा भाई है जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। आपके बीच हैं, महायज्ञ हो चुका है। महाराणा प्रताप पर केंद्रित स्वाभिमान मंच, स्वाभिमान के द्वारा जो कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो महायज्ञ हुआ, वो पूर्ण कर दिया भाई अजय ने। अब सिर्फ प्रसाद बांटने का वक्त आया है। प्रसाद हमेशा मीठा होता है और मैं बांटूंगा तो मीठा ही बांटूंगा, क्योंकि ब्राह्मण खाता भी मीठा है और बांटता भी मीठा है। लोग बोलते हैं ब्राह्मण ज़्यादा खाते हैं, ब्राह्मण ज़्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, और जब अच्छा बन जाता है तो ज़्यादा खा लेते हैं। और भीलवाड़ा की एक बात खास है, मैं रायपुर से विमान से उदयपुर आया, उदयपुर से फिर रायपुर से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से उदयपुर, उदयपुर से यहाँ आते तक मेरी कार में एक भीलवाड़ा का ही आदमी शामिल हो गया। उसने जो कुछ बताया मैं आपके सामने रखता हूँ। हाँ। भीलवाड़ा की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने पूछा कैसे, आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए भीलवाड़ा का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम झकास है।
ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई के लिए मैंने उससे पूछा, हाँ। यार यूक्रेन गरीब देश है, रूस समर्थ है, यूक्रेन कैसे जीत सकता है? भीलवाड़ा का दिमाग देखिए। उसने कहा कि अगर यूक्रेन हेयर एंड शोल्डर शैम्पू का घोल बनाकर टैंक में डाले और रूस पर छिड़काव करे तो जीत सकता है। मैं बोला कैसे? बोले हेयर एंड शोल्डर शैम्पू से रूसी मरते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए भीलवाड़ा का आदमी एकदम झकास है, ये मानना पड़ेगा। एक मिल गया, बोले इस बार तो ठंड भी राजस्थान में खूब पड़ी। मैं बोला अरे कैसे राजस्थान में ठंड कैसे पड़ी? बोले 3-4 महीना पहले खूब ठंड पड़ी। मैं बोला आप कैसे पड़ी होगी? मोदी के कारण। मोदी के कारण कैसे ठंड पड़ गई? वो कश्मीर को भारत में मिला दिया है ना। जबरदस्त, तो तालियां होनी चाहिए थी। इसीलिए भीलवाड़ा का आदमी एकदम झकास है, एकदम झकास है। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया। मैं गांव का रहने वाला, मैंने कभी हवाई जहाज नहीं देखा था। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है, हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी इसका मामला इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए है, सड़क ले जा रहे हैं। नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज, एक दूसरी एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। ये तो बड़ी पीड़ा है। ताली बजाओ, सांस लेना है। बोले काकी, बोले वो एयर इंडिया का था। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे थे। योगेन को फ़ोन किया, डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। अब हम घंटी बजाए खाएं, थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई। एयर होस्टेस बोली 1200। बोला काहे का? बोले इसका। मैं बोला तो योगेन बोलता नहीं लगता, पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। उसकी तरफ देखा तो मुझको लगा इसको कहूँ देखा है। मैं बोला तुम राम प्यारी हो क्या? अरे आप तो पहचान लिए, हम तो आप ही के घर बर्तन मानते थे। तो यहाँ क्या काम है? बोले बस डिजिग्नेशन चेंज हो गया है, काम तो वही है। हम बोला वो तुम्हारे साथ हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू, वो कहाँ है? बोले वही तो जहाज को चला रहा है। क्या बात है भाई साहब। भीलवाड़ा पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा। क्या गिर गया? कोई बात नहीं, हवा से हो गया। अच्छा जी, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं अमेरिका गया और मैंने इंडियानापोलिस में कार्यक्रम किया। इंडियानापोलिस अमेरिका का शहर है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अमेरिका के 52 शहरों में कविता पढ़ी है। तो एक महेश्वरी परिवार और एक अग्रवाल परिवार आजू बाजू रहते थे जी। रात को 11 बजे हम सो करके लौटे, 10:30 बजे। तो जीन्स और टॉप पहनी हुई महिलाएं, गणगौर का महीना चल रहा था। गोर गोर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती रो आलोगी लो घोर रो सोनो रो टीको, टीको दे टमको दे, झाला रानी व्रत करे, करता करता आस है खास है, तेरा काटा लाडू लावे, लाडू ने बीरा ने दियो, बीरा ले खा गयो, चूनरी उड़ा गयो, अलमन 16 7 कटोरा, रानी पूजे राज ने मैं पूजू सुहाग। मेरे दोस्त ने कहा कि 17,000 किलोमीटर दूर भी गणगौर, जो राजस्थान अपने संस्कार को अमेरिका में नहीं भूलता है, उसके संस्कार की भूलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग बड़े लोग हैं, आप अपने संस्कारों को लेकर चलते हैं। मारवाड़ है गौरव जिनका, महाराणा का स्वाभिमान, जिनके अंदर बाहर धर के गौरवशाली राजस्थान। कृष्णा ने जो चीर बढ़ाया, साड़ी उसको कहते हैं, और जो शून्य से शतक बनाए, मारवाड़ी उसको कहते हैं। जो शून्य से शतक बनाए, मारवाड़ी। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं। जो लड़कियां
अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते। बच्चों के, आपके जितने आपके बच्चे हैं सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूल में, पैदाइशी कंफ्यूज। क्योंकि एक फादर घर में, एक फादर स्कूल में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक नंगा बच्चा आता है टाई बांध के, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया, डिंग डॉन्ग वेल, पुस इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डीन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं। अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को, मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और मारवाड़ी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। वाह 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 वाह, संस्कार की लड़ाई लड़िए। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं यशस्वी पिता हूँ छत्तीसगढ़ में, कि मेरी पुत्री जिला अधिकारी है छत्तीसगढ़ शासन में। जब मैं किसी अधिकारी को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। पुलिस पे भाई ने कविता सुनाई, मैं पुलिस के ऊपर एक सच्ची कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। मेरे यहाँ एक एसपी हुए विनोद चौबे। हमारे यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट का बहुत बोलबाला है। बस्तर पूरा नक्सलाइट, सरगुजा पूरा नक्सलाइट। वो टुकड़ी को लेकर नक्सलाइट के साथ अटैक करने गए। 52 सिपाही और एसपी विनोद चौबे, उसमें शहादत उनकी हुई। उसके बाद मैंने पुलिस के दर्द पर एक कविता लिखी, उसकी कुछ पंक्तियां रखता हूँ। जी जी, स्वागत। फिर उसके बाद तो मैं वो करूँगा जिसके लिए योगेंद्र ने बुलाया है, वो तो मुझे आता ही है खुद से। एक आपके राजस्थान में कवि थे सुरेंद्र दुबे, ब्यावर में, निधन हो गया, मेरे अच्छे मित्र थे। लेकिन विकिपीडिया ने एक गलती की, मेरी फोटो लगा के छत्तीसगढ़ में समाचार जारी कर दी। सच है ये घटना? सच है, बिल्कुल सच घटना है। फोटो मेरी लगी थी और सुरेंद्र दुबे का निधन, अंतिम संस्कार बेमेतरा में, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, सब कुछ। अब मैं सो के उठा तो सुबह मेरे दरवाजे में लोग टावेल गमछा लेके खड़े थे। ताली बजाओ, सांस लेना। और सब रो रहे थे। भगवान की दया से छत्तीसगढ़ का मैं खूब लोकप्रिय कवि हूँ। अरे भैया, हमारे यहाँ की लोक भाषा में, अरे भैया क्या बताएं, इतने बढ़िया कवि थे, चले गए, क्या बताएं भैया। मैं साल ओढ़ के, जनवरी का महीना, चुप, अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है बाबू, रात को आए हैं, पिज़्ज़ा खाएं, पनीर उसका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है? लकड़ी टाल वाला हूं, 2 क्विंटल लकड़ी डाल के आया हूं तुम्हारे जलने के लिए। अब तू जलेगा कि तेरे बदले में कौन जलेगा? क्योंकि मरघट की लकड़ी वापस तो ला नहीं सकता, किसी न किसी को जलना ही पड़ेगा। मैं क्या चुप, अरे बकवास करता है। मैंने खूब हंसाया है, खूब कविताएं लिखी है। ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। बैरागी जी ने कहीं लिखा है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। भाई महेंद्र ने जो कविता पढ़ी यार, क्या कविता पढ़ी महेंद्र जी ने। बैरागी जी कहते हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई काम कभी करूंगा नहीं। जो राखी का रक्षा सूत्र है, तीजा की कहनी है, भाई दूज का टीका है, जिसकी इतनी सारी बहनें हैं, वो कभी क्या मरेगा। वो हंसेगा, हंसाएगा, ठाका लगाएगा और एक बार जोर से भीलवाड़ा ताली बजाएं। लादेन मरा, हम आपके ऊपर कविता बोलते बोलते उधर सरक गए थे। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है।
मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। झुक जाता है। वाह, क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। क्या बात है यार, वाह वाह। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप और सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हैवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही दूसरे दिन गश्त जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद। क्या बात है यार। तभी ये सर आप जैसे ऑफिसरों के आगे झुक जाता है। हमने भगवान को नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन विपत्ति काल में अगर कोई हमारी मदद करता है, हम कहते हैं कि वो भगवान है। विपत्ति काल में नक्सलाइट लोगों के बीच लड़ने में जितने सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, उतनी सिविल पुलिस की भी शहादत होती है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप हमारी जान बचाते हैं। पुलिस के ऊपर मजाक तो बहुत लोग उड़ा सकते हैं भाई साहब, लेकिन उनके दर्द को समझना बहुत कठिन है। अगर ये न रहें तो आप कभी सम्मेलन नहीं सुन सकते, ये न रहें तो आप हेमा मालिनी का डांस नहीं देख सकते, ये नहीं रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपने परिवार को छोड़कर आज अकेले आए। क्या बात है यार, अपने परिवार को, आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूं भाई साहब। नहीं, ये मतलब हंसी का विषय नहीं भाई साहब, ये दर्द का विषय है। जब रिटायर पुलिस का तो हाल बेहाल होता है, न चूल्हे में आग होती है, न कनस्तर में अनाज होता है, इससे भी ज़्यादा बदतर होती है लोगों की नज़रें। हर पल एहसास दिलाती हैं तुम्हें तुम्हारे पाप का फल सहना है, तुम्हारे बदन ने 62 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है, और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला वो सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। लादेन मरा, मैं दोनों साइड से लेवल करता हूं, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूं, ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। चाहे सूट ले जाए या चड्डी बनियान, मतलब जाए। लादेन मरा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज भगवान राम के बारे में बहुत चर्चा हुई, कृष्ण के लिए भी चर्चा हुई। भगवान राम और कृष्ण एक ही हैं। और मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब माता जानकी का, कहाँ गया वो रामचरितमानस वाला, चला गया क्या? अच्छा, हो बहुत देर तक तो मेरे को लग रहा था कि मुरारी बापू को सुन रहा हूँ मैं, अमित को सुन रहा था तो सुमित को, हाँ सुमित को, हाँ खत्म करने बोल रहे। नहीं कान में ऐसी बोलते हैं लोग, खत्म करो यार, ये क्या है। भगवान राम, देखिए मैं महेंद्र की एक टिप्पणी को उसमें ऐड करना चाहता हूँ। 3 कुत्ते सुनसान चौक पर खड़े थे। एक कुतिया आई, थोड़ा हिचकिचाई, तो एक कुत्ते ने कहा, निकल जाइए बहन जी, हम कुत्ते हैं, आदमी नहीं हैं। क्या व्यंजना है, वाह। हम कुत्ते नहीं हैं। जब माता जानकी का हरण हुआ, माता जानकी ने चिल्लाया, मतलब किस पशु पक्षियों में भी लज्जा बच गई है, लेकिन इंसान अपनी लज्जा खो चुके हैं। बूढ़ा जटायु पंख मुश्किल से उड़ रहे थे, बोले तुम्हारी इतनी मजाल नहीं है लंकेश कि तुम माता जानकी का हरण कर सको। मैं उम्र में ज़्यादा हूँ, शस्त्र में न्यून हूँ, लेकिन मैं एक बार संग्राम तुमसे करूँगा, मेरे मरने के बाद ही तुम जानकी को ले जा सकते हो। और उसने उनके पंख काट दिए। भगवान राम के चरणों में जटायु को जब लिया, जो मैं मेडिकल में 20 साल डॉक्टर रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आंसू होते हैं वो नॉर्मल सेलाइन का घोल है, नमक होता है उसमें, आंसू में नमक होता है।
रो नहीं सके। भगवान राम आंसुओं को रोक दिया। वो जानते थे कि जटायु के खुले जख्म में अगर मेरे आंसू गिरेंगे तो जलन होगी, और वो त्रेता का रोका हुआ आंसू द्वापर में सुदामा के पैर में भगवान कृष्ण ने गिराया, क्योंकि फूले हुए बंद गांव में नमक के पानी की जरूरत। ये है हमारा, ये है हमारी। आज कोई लड़का कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, फट से प्रपोज करती है, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। कॉमन है बहुत। भगवान राम को पुष्प वाटिका में सीता जी ने देखा, बट सी इज नॉट प्रपोज कि आई वांट लव, आई लव यू, आई मैरी यू, क्योंकि एक लज्जा, एक मर्यादा की सीमा थी। उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल आवेदन लगाया। उनको मालूम था कि आवेदन कहाँ देना चाहिए। माता जानकी ने आवेदन लगाया गौरी जी के पास। जय जय जगदम्बा जगजननी, गजवदन खड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। माता को अपना आवेदन दिया। माता ने वो नोटशीट पढ़ी। नोटशीट में पढ़ने के बाद कोई मार्क नहीं किया कि कैबिनेट में रखें, चर्चा करें, विधानसभा में लाएं, विधेयक बताएं, कानून बताएं। डायरेक्ट ऑर्डर किया, हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, यही आशीष हमारी है। ये सब था। तब ये था बेटी जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियाँ कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहें। क्या बात है। बेटियाँ कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार शिकागो में हो और माँ उदयपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटियाँ, वाह 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 वाह, ये बेटियाँ होती हैं। लादेन मरा, मैं सेकंड कैसेट चला, मैं कैसेट बदलते रहता हूँ, मेरी आदत है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, सरल पाठ होते हैं। पहली तो साहब आप भी पढ़े होंगे, तब इतने बड़े अधिकारी बने हैं। तो पहली क्लास 1 में अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना। दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, फिर वहीं पे अटक गया। लादेन मरा, खैर इसको सुनाई लेता हूँ। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी, पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाए ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह, ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ताली बजाओ, सांस लेना है। लादेन मरा,
हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे। हमने फ़ोन लगाया योगेंद्र को कि लादेन मरा कैसे। बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। ताली बजाओ, सांस लेना है। मल्लिका शेरावत का नाम लेने से पुलिस अधिकारी के चेहरे में जो चमक आई उसको मैं प्रणाम करता हूं। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बांटो, ब्राह्मण को माइक में खड़ा कर दो, यही तो कलयुग है। पहले सतयुग था, लोग ब्राह्मणों को खिलाते थे फिर खाते थे। अब कलयुग आ गया है, लोग ब्राह्मणों को दिखा दिखा के खाते हैं। अब कुछ मत करो, एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाओ, नॉन स्टॉप 2.5 घंटा खाओ, पूछो मत, 1.5 घंटे में वो सदमे में मर जाएगा। पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा कहाँ पर था। हो गया, और सब ऊपर वाले ही खा। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी का आगू बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। सांस लेना है। दो साल पहले एक घटना घटी। एयर इंडिया के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा। भाई साहब, मैंने दिल्ली में पायलट को घेरा। हम पैसेंजर हैं जी, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे तो हम सुविधा लेने कहाँ जाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है भाई साहब। देश की समस्याएं जहाँ खोदो वहाँ मंदिर निकल रहा है, वहाँ भगवान निकल रहे हैं। अब तो वो भी डरते हैं। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। वाह वाह वाह, जय। लोग कहते हैं मोदी के आने से क्या फ़र्क पड़ा। मोदी के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है साहब। मैं अमेरिका 5 बार गया हूँ। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो भी गया हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉर्नर में मैटर आता था भारत के प्रधानमंत्री यूएस में। और जब मोदी जी न्यूयॉर्क आए उस समय भी मैं अमेरिका में था। एक पेज का विज्ञापन आया, लगा कि भारत कोई देश है, ये है मोदी। आपको सिर्फ खाली मतलब टीका टिप्पणी भर मत करिए। उसका पूरा, एक कवि है तो पूरे मर्यादित ढंग से, पूरे विवेक से लोगों के सामने उस बात को रखिए। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। यहाँ तो भाषा का संकट है योगेंद्र। एक नेता दिल्ली में भाषण कर रही थी, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। भाषा का संकट देखिए। उनका भाषण था, हमारे देश में जो नर्मदा योजना है, नर्मदा। मैं बोला मैडम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है, नर्मदा। ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ नहीं की कुछ नहीं की। हमें एक नया राज्य बनाए, तेल लगाना। सांस लेना है, लंबा सांस लेना है। मैडम तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गईं। और जो अमेरिका
मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पीजा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है। सवाल ही नहीं पैदा होता। कोयले का रंग साफ हुआ कोयले है। का रंग साफ हुआ है। मैं आपको सही घटना बताता हूँ, आप लोग बताइए। अच्छा, भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कबूतर तो बस खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। मैं सरकार में बहुत दिन रहा, 15 साल सचिवालय में सेक्रेटरी रहा। आज जितने कवि मंच पे हैं और अभी जो नहीं है वो भी, शायद सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कवि मैं ही हूँ, क्योंकि मंत्रालय में मैं 15 साल सचिव रहा, राजभाषा आयोग का सचिव था। एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, बंगला मिला सरकारी, पत्नी ने कहा कुत्ता पालेंगे। डॉग इज स्टेटस सिंबल, कुत्ता एलीट क्लास की निशानी है। मैं बोला मैं पल रहा हूँ, ये कम है। इसके बाद मैं सांस लेता हूँ। मानी नहीं तो मैं सड़क में गया, जितने लावारिस कुत्ते भौंक रहे थे उनको लाया बोरे में बांध के। कोई भूखे ना, खाए रहे तब तो भूखे। हाँ। एक काला कुत्ता बीच बीच में डायल टोन देता था। मैंने तख्ती लगा दी, कुत्ते से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक है। तख्ती लगा के अंदर घुसा, देखने घंटी बजाई, आप ही हो क्या? साहब बड़ा झंझट है। मैं आपको एक सही घटना बताता हूँ योगेंद्र, सही घटना बताता हूँ। में जो दुबई गए हैं, हालांकि आप लोग तो दुबई गए ही होंगे, क्योंकि भीलवाड़ा का आदमी दुबई और बैंकॉक ना जाए तो काय का विदेश। वो तो उसके लिए चारों धाम है। बैंकॉक, पटाया और फुकेट, यही है भीलवाड़ा का विदेश। सब बैल जाते हैं और सांड बन के आते हैं। तो मैं जानता हूँ आप लोग गए होंगे। दुबई में गया, ग्रैंड दुबई होटल के सामने हम खड़े थे। बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ, माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ। हम 4-5 कवि थे, सुनील जोगी था, अरुण था, मैं था, हम लोग। एक लड़की आई कार में, लड़की कहो या महिला कहो, विदेश में सब एक ही समान है। तो आई और आके डायरेक्ट मेरे पास आई। हाँ, डायरेक्ट। और आकर बोली यू आर माई लव, मतलब हिंदी अनुवाद आप मेरे प्यार हैं। बाकी कवि जल भून के राख हो गए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो उसने कहा वो गजब का था। आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। मैं समझ गया कि छोरी धोखे में आई है। कुंडली मिला के तो बहुत ब्याह देखा, साला पहली बार कलर मिला के देख रहा हूं। रामलीला में 10 साल पाठ किया हूं मैं, 10 साल। 6 साल राम, 2 साल लक्ष्मण। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं 2 साल सीता भी बनाऊं। और सीता हरण के दिन जब रावण आया, अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया, इसको क्या ले जाना। तो मैं बोला बिना पैसेंजर के प्लेन क्यों ले जा रहे, एक सवारी तो बैठा लो। वाह 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 वाह, तूफान खड़ा कर दिया है। अमेरिका जा रहे थे, अचानक एयर होस्टेस ने अनाउंस किया मौसम खराब है, कमर की पट्टियां बांध लें, आज बहुत प्रतिकूल मौसम है, ईश्वर चाहेंगे तो बचेंगे। ये सब कवि लोग डॉलर बांधने लगे, कवित्रियाँ थी वो ज्वेलरी बांधने लगी। मैं कर क्या रहे हो? बोले अगर प्लेन क्रैश होगा, सबसे पहले गिरेगा तो लोग लालच में हमको खोजेंगे। मैं बोला पहली बार बैठे हो क्या प्लेन में? अगर प्लेन क्रैश होगा सबसे पहले लोग मेरे को खोजेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं जानते, प्लेन क्रैश होता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। सांस लेना है। लेकिन एक बात है, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफ़ेद रोटी बनती है
तो उसको खाने के बाद इन कवियों के मुंह से कविता निकलती है। अरे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है। मुझे तो फ़क्र है ये काया कम से कम भीलवाड़ा में हंसाने के काम। वाह 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 वाह। जिसके पास भी जाइए साहब एक ही बात बोलता है, टाइम कितना मेरा ये बता दो। अरे आपके लिए थोड़ी टाइम होता है, हम बच्चों के लिए होता है। हाँ नहीं, मैं तो क्या, तुम तो शाहजहाँ, मैं अनारकली, चलने दो चलने दो। वहां से ऐसे हाथ हिला रहा है जैसे चलने दो अनारकली। नहीं, उतना ही चलेगा जितने ये का कई लोगों को बता चुके कि कितना पढ़ना है, ये कई लोगों को बता चुके, आपको सुन रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं, मेरा दावा है दिन में 20 बार, इंक्लूडिंग यूर सेल्फ सर, आई वेरी ऑनर्ड यू, तो दिन में 20 बार बोलते हैं टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है, भाभी जी थे भी बोलती होगी, मैंने थाने पूरा विश्वास है। हमारे पास तो टाइम ही को नहीं, कहीं बताऊं, मरने रे भी फुर्सत नहीं है। मैं बोला 2 मिनट तो निकाल ले उसके लिए, मरने के लिए उसके लिए भी टाइम नहीं है। हर मतलब ये सामान्य डायलॉग है महिलाओं की, मैंने तो मरने रे भी फुर्सत को नहीं। मैं बोला भाभी जी थे तो टाइम निकाल ही लो, आज 1 आध घंटा पूरा फाइनल प्रोग्राम कर ही लो। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई। सांस लेना है, बड़ा पंच है भाई, वाह। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी आपस में बात, तेरा कौन सा? बोले S7। तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले 3210 नोकिया। सांस लेना है। 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और भारत मंच अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाए, तो आप मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। कविता ख़त्म होती है, एक बार हाथान तक हाथ उठा के तालियां बजाएं। यहाँ प्याज को राजस्थान में मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? कांदा। कांदा। और कुत्ते को? कुत्ता, गंडक, गंडक कुत्ता। कुत्ते में भी चलता है, कुतरा भी चलता है। हाँ, जो चला लेता हूँ मैं। कार्यक्रम को देते हैं गति और आइए खेलते हैं कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। 1000 के लिए ये रहा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे। दारू पीने के बाद सबसे ज़्यादा कौन चीज़ जरूरी है? A गुलाब जामुन, B रसगुल्ला, C पेड़ा, D कांदा। कांदा। कंप्यूटर जी कांदा को लाइक किया जाए। आप जीत गए 1000। जिन्होंने कहा वो 5000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए सड़क किनारे पास पड़े आदमी के पास सबसे पहले कौन जानवर जाता है? A गाय, B बकरी, C बैला, D कुत्ता। कुतरा। सबसे पहले जाता है कुतरा, वही देखता है टुकड़ा टुकड़ा,
फिर कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, फिर कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, गरज के साथ छींटे। और मोहल्ले वाले बोलते हैं सही नहीं सकते तो साले इतना क्यों पीते। विपाशा बसु जो गमछा लपेटती है उसकी लंबाई कितना है? 1 मीटर, 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जी, 50 सेंटीमीटर। कंप्यूटर जी 50 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए, जल्दी लॉक कर, नहीं तो और कम हो जाएगा। दोस्तों, इस देश में सवाल ही सवाल है, सवाल के जवाब में भी सवाल है। सवाल वही रोटी, सवाल वही कपड़ा, सवाल वही। मैंने पहले ही कहा कि टाइम नहीं है। पहले शादी ब्याह होते थे, पंगत लगती थी। अब भाई साहब तंबू लगा देते हैं, जाओ हिम्मत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बफे बोलते हैं। आप सब बफे में गए हैं, महानगर तक तो ठीक है, लेकिन जब वो छोटे गांव में जाता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है, उसकी व्याख्या आपके बीच रखना चाहता हूँ जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम जहाँ जहाँ खोदते हैं वहाँ वहाँ सीलिंग निकल रहे हैं। ऐसा मत खोदो, कुछ दिन बाद इनके पास कुछ न बचे, सभी जगह हम ही हो जाएं। मत खोदाओ। अब वो लोग बोलते हैं भैया ज़्यादा मत खोदो। दुबई को तो भूल के मत खोदना, क्योंकि उसके नीचे दुबई निकलेंगे। क्या बारीक काम है। हाँ, दुबई के नीचे तो दुबई है ही, हमारा ही भाई बांटा है, वो हिस्सेदारी है शेख से हमारी। तो मैं टाइम नहीं है आपके पास, तब शादी ब्याह होते हैं, पंगत लग जाते। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए। मैं आपके बफे की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के बफे का ऑब्जर्वेशन देखिए। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन, बफे सिस्टम, झपटें और खाएं। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, बैल कम, वेलकम। सांस लेना है। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, बैल कम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे, जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाफ कर जवाब दिया, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूँ, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला अपने बच्चे को मार मार के खिला रही थी, आइसक्रीम खिला के कॉफी पिला रही थी, कह रही थी पी, कम वक्त पीता भी नहीं, 501 रुपया दिए। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई, बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहन कर आती है। ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी जलाई, नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है? अच्छा जा कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। इसके बाद लंबी सांस लेता हूँ, लंबी सांस। आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, बेटा मेरी मान गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। और 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? 8वां, अंडरलाइन 8वां रसगुल्ला। 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबह तक खाएंगे, लेकिन 100 रुपये का हिसाब करके जाएंगे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कि आदमी आए, थोड़ा खाए, ज़्यादा बतियाए, मुस्कुरा कर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना है, खड़ा नहीं रह पाता है।
अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं, कविता खत्म होती है, दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली बजाएं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, क्योंकि स्वाभिमान का जिक्र आया है इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र, हर सांस हमारी गीता है। और बस 8 पंक्तियां मंच के लिए कि आखिर में हम किस पर कविता लिखें। हमारे लिखने से न सरकारें सुधरती, न समाज सुधरता, न व्यवस्था सुधरती। जो जा रहे हैं, जाने का समय भी हो गया, और जो जाने वाला चाहता है उसके कोई नहीं रोक सकता। 8 पंक्तियां सुन ले। जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। बहुत अच्छे, वाह। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, इस देश में कविता लिखना क्या आत्महत्या से कम है? तो कलम सलामत है मेरी, तो किस्तों में क्यों बिकूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? खाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या अस्मत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर, नेताओं के कुर्सियाना हवस पर, या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर। अरे फुटपाथ में हूं तो संसद में कैसे दिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? योजनाओं की रंडियों पर, बदलते हुए झंडे और झंडियों पर, दीमक लगे संविधान पर, या जलते हुए हिंदुस्तान पर। अरे जिंदा हूं तो भीलवाड़ा में मुर्दा कैसे दिखूं? आप बोलिए भाई साहब। कमाल है अभिनंदन। सब लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, हम जनगण मन का गान करेंगे। कार्यक्रम का समापन तभी होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा होता ये रहा है कि हम मेहमानों का सम्मान करते आए हैं, और आज हमने कवियों का बहुत मनोभाव से सम्मान भी किया है। लेकिन दुबे जी की कविता पे एक वर्दी के नयन भीग जाएं, तो मैं चाहता हूं कि ये कवि समाज, क्योंकि ये जानते हैं कि एक कविता एक आंसू पर धन्य हो जाया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक पुलिस अधिकारी ने जिस प्रकार शिद्दत के साथ यहाँ एक श्रोता का धर्म निभाया, आप हमारे भगवान हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस मंच पर आइए, और कवि समाज से निवेदन करता हूं कि आपको उपवस्त्र धारण करवा कर आपका सम्मान किया जाए। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर पधारे भाई साहब। मैं दुबे जी से निवेदन करता हूँ कि उपवस्त्र धारण कराकर एक नारियल के द्वारा। नरेंद्र जी, मैं सच कह रहा हूँ, आपने जिस भाव से कविता को मान दिया, सम्मान दिया, मैं बहुत कई कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहते हैं, भाई साहब ने ये कविता कई बार पढ़ी भी है, लेकिन इस प्रकार से मैंने किसी पुलिस अधिकारी की आंख में जो आंसू देखा आज, वैसा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं कवि समाज से निवेदन करता हूं कि आदरणीय दुबे जी से निवेदन करता हूं, यार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाकर आदरणीय नरेंद्र दाइमा साहब का सम्मान कर दें आप। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अब मैं यहाँ समस्त हमारे प्रताप शाखा के और तमाम जो भारत विकास परिषद के अधिकारी यहाँ पर हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी, आदरणीय गौतम जी पधारें, सभी शिकवाल साहब पधारें, आदरणीय दलपत जी पधारें, राधेश्याम जी पधारें, और हम यहाँ भाई साहब रजनीकांत जी पधारें, जाजू साहब पधारें, आदरणीय लक्ष्मी जी भाई साहब पधारें। लक्ष्मी जी ने रात दिन एक कर दिया, पंकज भाई ने रात दिन एक कर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक कर दिया इस अनुष्ठान को करने के लिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, भाई साहब कैलाश भाई साहब पधारें, पधारिए भाई साहब, मंच पे पधारें। हम जनगण मन का गान करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहते हैं। सभी लोग थोड़ी देर के लिए जहां हैं वहीं, मेरी माता बहनें जो गुणमाला जी हैं और भी जो जितनी महिलाएं यहाँ पर पदाधिकारी हैं, मैं आपको भी निवेदन करता हूँ, पधारें मंच पर आएं। हाँ मैं देता हूँ, पधारें मंच पे आ जाएं। और तब तक मैं चाहता हूँ कि एक आज ये पहली बार हुआ है, इसलिए
हमने आज नरेंद्र जी भाई साहब को यहाँ पर बुलाकर इनको सम्मान दिया है। मैं नरेंद्र जी दाइमा से निवेदन करना चाहता मैं तो आभारी हूँ हृदय से। और कई सालों की मैं समझता हूँ कि आपने एक इच्छा पूरी कर दी मेरी। मैं जोधपुर में पोस्टिंग थी मेरी, और हमारे परिवार में और 2 बेटियां थी, वो अपने भरे, और दोनों बेटे पढ़ रहे थे। एक बच्ची की शादी हुई थी और उत्तराखंड मूल के थे, जिनका यहाँ जयपुर में कोई नहीं था, वो छोड़ करके चला गया। ऐसे ही एक हमारा साथी था, हमारा ड्राइवर था, जिसके बुजुर्ग माँ बाप थे और उनका वो अकेला सहारा था, वो छोड़ के चला गया। मैं आपको ये बता नहीं जा रहा हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं, पुलिस क्या काम कर रही है। और सही बात मैं बताऊँ आपको, मुझे उस समय जब भाई साहब सुना रहे थे, दुबे साहब सुना रहे थे, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आई। क्या बात है, वाह। और वो याद उस समय भी आई जब सुमित ओरछा ने जब सुनाई रामायण का पाठ। कैसे आई? मैं एसएचओ के रूप में कहीं पदस्थापित था। रात को करीब 12 बजे मैं अपने घर आया। मेरी माँ जो मेरे बड़े भाई साहब के साथ रहती थी और अक्सर बीमार रहती थी, उनसे जिद करके मैं उनको अपने घर पे लेके आया था। तो उस समय रात को जब मैं 12 बजे आ गया तो मैं अपनी माँ के साथ सो रहा था। मैंने कहा कई दिन बाद में जब तू आई है तो मैं तेरे साथ में ही सोऊंगा। और बात करके पानी पिला के रात को हम 12 बजे मैं सोया। माँ ने सुबह, जैसे मेरी आदत थी कि मैं सुबह मैं उठ जाता हूँ 5 बजे जल्दी, उठ करके मैं मेरा योग प्राणायाम आसन जो भी मेरी एक आदत थी वो रूटीन का काम कर रहा था। 7 बजे मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और उठा करके बोला कि मम्मी के हार्ट में पेन हो रहा है, आप तुरंत गाड़ी बुक कीजिए और हॉस्पिटल चलते हैं। मैं एकदम से चौंका। मैं रात भर माँ के साथ में सोया और माँ ने मुझे बताया भी नहीं। और मैं भाई साहब से, बड़े भाई साहब को फ़ोन करके उनको हॉस्पिटलाइज किया, फिर स्टंट डला। जब माँ ठीक हो करके 2 स्टंट लेकर के हॉस्पिटल से बाहर आई तो मैंने पूछा, माँ तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं रात को तो तेरे साथ में सोया था, तू मुझे रात को ही बता देती, शायद तेरे दर्द रात से शुरू हुआ था, तूने बताया नहीं। तो मेरी माँ बोली कि तू रात को बेटा 12 बजे आया था ड्यूटी से करके, मेरा दर्द तो पहले से चल रहा था, मैं तेरे को कैसे उठाती। जिस माँ ने, अब सोचो मेरी ड्यूटी के, उसने मेरी नींद के लिए और वो उसका जान जाने तक वाला जो एक दर्द था उसको सहन किया उसने। तो ये कुछ घटनाक्रम जब हम नौकरी करते हैं तो शायद हो सकता है कि हमारी वर्दी में क्योंकि हम जनता के बिल्कुल करीब रहते हैं और बिल्कुल बीच में रहते हैं, तो हमारे से जुड़ी हुई छोटी मोटी बड़ी हमारी कुछ गलतियां वो सामने आ जाती है। लेकिन मैं बताऊं, ये दिल आपके बीच में से निकला हुआ है और हमेशा ही आपके साथ में रहता है और वो महसूस भी करता है और वो धड़कता भी आपके लिए। हमारे इलाके में कभी कोई लूट हो जाती है, वारदात हो जाती है, तो यूं लगता है कि मेरे घर में पहले डाका डल गया। तो मुझे दुबे जी भाई साहब का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं, योगेंद्र भाई साहब का, सुमित भाई साहब का, और आपने हमारी उन बीती हुई स्मृतियों को याद दिला दिया कि शायद हमारे लिए जो सबसे एक अच्छी जगह थी, मंच कोई भी हो, लेकिन हमारे उस चीज़ को दिल ने टच कर लिया आपने, कि आपने हमारे इस चीज़ को समझा कि शायद हम वर्दी पहन के ऊपर आपको थोड़ा मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वही दिल है जो आपके अंदर धड़कता है। और अजीम ओरछा के जो अजय ओरछा, अजय अंजाम ने क्या अंजाम दिया वो हस्र तो भूल ही नहीं सकते। चेतक को इस मंच पर उन्होंने खड़ा कर दिया। मैंने जिंदगी में, आज तक की जिंदगी में मैंने पहली बार नहीं सुना एक घोड़े को
कितना जीवंत किया। और वो सिर्फ कविता नहीं थी, मुझे तो वो तीजन बाई की पांडवानी से भी कहीं ज्यादा लगा। वो कविता थी, वो अभिनय थी, वो एक फिल्म थी, पूरा का पूरा एक थिएटर था, एक ड्रामा था। और वो शायद अंदर घुस करके जिस हिसाब से आंसुओं की तरजीब में वो निकला तो आनंद आ गया। शायद अगर मैं नहीं आता तो मैं मिस कर जाता, लेकिन ये स्मृतियाँ शायद हमारे लंबे जीवन के साथ में साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यही कह सकता हूँ कि आंसू, मुस्कान, सेवा किन किन भागों से बनती है खाकी। आंसू, मुस्कान, सेवा किन किन भागों से बनती है खाकी। कर्तव्यों के धागों से बनती है खाकी और राष्ट्रगीत की रागों से बनती है खाकी। हम लोग राष्ट्रगान करेंगे और इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहते हैं अगले वर्ष के लिए। सभी से निवेदन करता हूं, भाई साहब अशोक जी बहुत आभार, अभी तक आप विराजे। आपने कहा था कि मैं 15 मिनट के लिए ज़रूर आऊँगा, लेकिन बहुत आभारी हूँ आपका। संपूर्ण भारत विकास परिषद आप जैसे तमाम कविता पिपासु श्रोताओं के आभार जितना ज्ञापित करें उतना कम है। मैं परिषद की ओर से, परिषद परिवार की ओर से आप सबका आभार ज्ञापित करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूँ, सावधान। जनगण मन आरंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यार कमजोर जयकार मत करो यार, मुझे ये लोग जब वहाँ बुलाते हैं ना तो कहते हैं तुम्हारे भीलवाड़ा में ऐसे जयकार सुन के आए हम। एक बार बोलिए ना, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जय हिंद।